बूढ़े कबूतर ने बताया, यदि आप बुढ़ापे में चैन से जीना चाहते हैं तो यह 3 बातें औलाद से कभी मत बताना। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। बुढ़ापा जीवन का वह पड़ाव होता है जहां हर इंसान शांति, सम्मान और प्रेम की कामना करता है, लेकिन कई बार जीवन के कुछ सच अगर समय रहते संभाल कर रखे जाए तो बुढ़ापा अधिक सुकून भरा हो सकता है। आज की इस ज्ञानवर्धक कहानी में हम समझेंगे कि कौन सी 3 बातें ऐसी हैं जो हमें अपनी औलाद से छुपा लेनी चाहिए ताकि हमारी वृद्धावस्था शांतिपूर्ण और गरिमामय बनी रहे। प्रिय दर्शकों, हर माता पिता की इच्छा होती है कि उनकी संतान सुखी रहे, सफलता प्राप्त करें और एक श्रेष्ठ इंसान बने। माता पिता अपने बच्चों के लिए इस संसार के सबसे बड़े संरक्षक और आदर्श होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके द्वारा कहे गए प्रत्येक शब्द और किया गया प्रत्येक कर्म उनके मन और आत्मा पर गहरी छाप छोड़ता है। कई बार अनजाने में हम ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो बच्चों की मासूमियत और आत्मविश्वास को धीरे धीरे क्षीण कर देती है। आज हम उन 3 बातों का रहस्य उद्घाटन करेंगे जिन्हें माता पिता को अपनी संतान के समक्ष कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह केवल उनके वर्तमान को ही नहीं बल्कि उनके संपूर्ण जीवन को प्रभावित कर सकती है। प्रिय दर्शकों, यह कोई साधारण कथा नहीं बल्कि जीवन का गूढ़ सत्य है जो शास्त्रों में भी वर्णित है। जैसे गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो भी कथा या शिक्षा अधूरी छोड़ी जाती है वह पाप का कारण बनती है। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम में अटूट श्रद्धा रखते हैं तो कृपया अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना समर्थन व्यक्त करें। तो आइए प्रिय दर्शकों, बिना किसी देरी के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। कोमल ने साड़ी पहनकर बड़ी श्रद्धा और आदर भाव से अपनी सासू मां गीता जी के चरण स्पर्श किए और विनम्रता से कहा, मां जी, मैं मायके जा रही हूं, भाई की शादी के लिए खरीदारी करनी है, इसलिए मम्मी ने बुलाया है। गीता जी ने शांत भाव से कहा, लेकिन बहू, तुम तो कल ही 3 दिन बाद मायके से वापस आई हो और अब फिर जाने की तैयारी कर रही हो। कोमल ने भाव से उत्तर दिया, हाँ मां जी, लेकिन मेरी छोटी बहन आज मायके आई है। वह बार बार दूसरे शहर से नहीं आ सकती, इसलिए मम्मी ने आज ही खरीदारी का निर्णय लिया है। गीता जी ने संयम से समझाते हुए कहा, यह तो ठीक है बहू, लेकिन ससुराल के प्रति भी तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। तुम जानती हो कि मुझे घुटनों की तकलीफ है और चलने फिरने में मुश्किल होती है। ऐसे में घर के कामकाज करना मेरे लिए संभव नहीं है। कोमल ने मुस्कुराते हुए कहा, मां जी, आपको काम करने की क्या जरूरत है, भाभी है ना, वे संभाल लेंगी। यह सुनकर रसोई में काम कर रही मीनू गुस्से से बाहर आई और तीव्र स्वर में बोली, क्या मैं इस घर की नौकरानी हूं जो दिन भर सारे काम करती रहूं और तुम जब चाहो अपना बैग उठाकर मायके चली जाओ? चुपचाप अपने कर्तव्य निभाओ और घर का काम संभालो। कोमल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं अभी कोई काम नहीं करूंगी, मेरी मम्मी ने बुलाया है और मैं जरूर जाऊंगी। गीता जी ने गंभीर स्वर में कहा, बहू, मीनू की बात भी गलत नहीं है। जैसे वह इस घर की बहू है वैसे ही तुम भी हो, फिर क्यों वह अकेले ही सारा काम करती रहे? कोमल ने थोड़ा झुंझलाते हुए कहा, मां जी, भाभी एक दिन काम कर लेंगी तो कोई पहाड़ नहीं टूटेगा। यह सुनकर मीनू भड़क गई और बोली, यह एक दिन की बात नहीं है, तुम्हारी हर रोज की यही आदत है, काम से बचने के लिए कोई ना कोई बहाना बना लेती हो। कोमल ने क्रोध में कहा, अगर मैं मायके जाती हूं तो आपको जलन होती है, मेरे घर वाले बुलाएंगे तो मैं जरूर जाऊंगी। गीता जी ने शांति से कहा, लेकिन बहू, घर के कामों में तुम्हें भी हाथ बटाना होगा। कोमल ने उत्तेजित स्वर में कहा, मैं सारा काम करती हूं घर का, अब क्या जान दे दूं अपनी? मीनू ने दृढ़ता से कहा, तो ठीक है मां जी, अब मैंने भी ठान लिया है कि मैं अकेले घर का कोई काम नहीं करूंगी। यह कहकर वह पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। कोमल ने दृढ़ स्वर में कहा, ठीक है, मत करो, लेकिन मैं तो मायके जरूर जाऊंगी। और वह घर से बाहर निकल गई। गृहस्थी की यह उलझनें गीता जी और जनक जी के मन को व्यथित कर रही थीं। उनके 2 बेटे थे, मनीष और दीपक। बड़े बेटे मनीष की पत्नी मीनू थी, जो ससुराल के कार्यों में पूर्ण निष्ठा से लगी रहती थी।
छोटे बेटे दीपक की पत्नी कोमल थी, जो अक्सर मायके के बुलावे पर चली जाती थी। मनीष अपने पिता की किराने की दुकान संभालता था, जबकि दीपक बीमा एजेंट था। उसकी आय सीमित थी, इसलिए वह सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत था। थोड़ी देर बाद जनक जी थके हुए घर आए और कुर्सी पर बैठते हुए बोले, गीता, आज बहुत थक गया हूं। गीता जी ने स्नेहपूर्वक पूछा, क्यों जी, क्या दीपक आज भी दुकान पर नहीं गया? जनक जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं गीता, वह कहता है कि दुकान पर काम करना उसे पसंद नहीं है। कह रहा था कि अब सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करनी है, लेकिन कौन समझाए उसे कि सरकारी नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलती, और फिर दुकान पर मनीष को भी उसकी मदद की जरूरत है। गीता जी ने चिंता भरे स्वर में कहा, हे भगवान, एक तरफ छोटे बेटे ने दुकान पर काम न करने की ठान ली है, तो दूसरी तरफ छोटी बहू है जो घर का कोई काम करने को तैयार नहीं। जनक जी ने फिर कहा, गीता, बहुत भूख लगी है, बहू से कहो खाना लगा दे। गीता जी खुद ही उठकर रसोई की ओर बढ़ने लगी, लेकिन उनके घुटनों में दर्द था, जिससे चलने में तकलीफ हो रही थी। यह देखकर जनक जी बोले, अरे भाग्यवान, बहू कहां है? उसे कह दो खाना लगाने के लिए। गीता जी ने धीरे से कहा, अजी, किसी ने खाना बनाया ही कहां है? आपकी छोटी बहू रोज की तरह तैयार होकर मायके चली गई, और अब उसकी देखा देखी बड़ी बहू ने भी काम करने से मना कर दिया है। यह सुनकर जनक जी ने मीनू को आवाज दी, बड़ी बहू। मीनू बाहर आई तो जनक जी ने कहा, बहू, आखिर ये क्या हो रहा है? तुमने खाना बनाने से मना कर दिया? छोटी बहू तो ना समझ है, लेकिन तुम्हें तो समझदारी से काम लेना चाहिए था। मीनू ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, बाबूजी, आप ही बताइए, ये सब कब तक चलेगा? सारा दिन सिर्फ मैं ही क्यों रसोई में काम करती रहूं? आपकी छोटी बहू के हाथों में क्या मेहंदी लगी है? और वहां दुकान पर मेरे पति भी दिन भर मेहनत करते हैं और घर चलाते हैं। क्या देवर जी का फर्ज नहीं बनता कि वे भी घर के खर्चों में सहयोग दें? हम दोनों पति पत्नी ही क्यों नौकरों की तरह सारे काम में जुटे रहें? जनक जी ने थोड़ी झुंझलाहट के साथ कहा, बात तो तुम्हारी सही है बहू, मैं इन दोनों से इस बारे में बात करूंगा, लेकिन फिलहाल तो खाना बना दो, मुझे भी भूख लगी है और मनीष के लिए दुकान पर टिफिन भी लेकर जाना है। मीनू ने सपाट शब्दों में जवाब दिया, तो ठीक है, मैं भी तभी काम करूंगी जब इस समस्या का कोई समाधान निकलेगा। उससे पहले मैं किसी भी काम को हाथ नहीं लगाऊंगी। इतना कहकर मीनू अपने कमरे में चली गई। बड़ी बहू के इस तेवर से जनक जी और गीता जी स्तब्ध रह गए। गीता जी ने किसी तरह तकलीफ सहते हुए सबके लिए भोजन तैयार किया, लेकिन अब जनक जी को चुप रहना उचित नहीं लगा। शाम तक छोटा बेटा दीपक और बहू कोमल भी घर लौट चुके थे, और बड़ा बेटा मनीष भी दुकान से आ गया। पिताजी, आपने बुलाया? दोनों बेटे अपने पिता के पास बैठते हुए बोले। जनक जी ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा दीपक, अब तुम्हें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। कैसी जिम्मेदारी पिताजी? दीपक ने पूछा। मेरा मतलब यह है कि तुम्हारा बड़ा भाई आखिर कब तक अकेले घर चलाएगा? मैं सोच रहा हूं कि अब बंटवारा कर देना ही उचित होगा, ताकि रोज रोज के झगड़े खत्म हो जाएं। तभी मनीष बोला, लेकिन पिताजी, मुझे नहीं लगता कि बंटवारे से समस्या का समाधान होगा। मुझे तो लगता है कि अगर सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी समझें और मिलजुल कर काम करें तो सब कुछ ठीक हो सकता है। पास बैठी गीता जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अरे बेटा, अगर सब अपनी जिम्मेदारी समझते तो कोई परेशानी ही नहीं होती, लेकिन इस घर में तो हर कोई अपनी मर्जी का मालिक है, और फिर तू भी कब तक अपने छोटे भाई के परिवार का भार उठाएगा? इतना सुनते ही पास खड़ी कोमल तपाक से बोली, क्यों मां जी, ऐसा क्या कर दिया इन्होंने हमारे लिए? हम तो अपना कमाते हैं और खाते हैं, फिर भी दिन भर ताने सुनते हैं। मैं तो कहती हूं कि घर का बंटवारा कर ही दो, कम से कम रोज रोज के कलह से तो छुटकारा मिलेगा। यह सुनकर मीनू गुस्से से बोली, हाँ हाँ, मुझे सब पता है। तुम तो इसलिए बंटवारे के लिए हो कि मां बाबूजी की जिम्मेदारी ना उठानी पड़े और उनका सारा भार मैं अकेले उठाऊं। लेकिन अब मैंने भी तय कर लिया है कि मैं उनका कोई काम नहीं करूंगी, बहुत कर लिया मैंने। कोमल भी झट से बोली, मैंने भी ठेका नहीं ले रखा है इन लोगों का। इतना कहते ही देवरानी और जेठानी में बहस छिड़ गई। तभी मनीष ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, मीनू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मां बाबूजी को बोझ कहने की? दीपक ने शांति से कहा, भाई, मां बाबूजी मेरे साथ रहेंगे,
आखिर मेरा भी तो फर्ज बनता है उनकी सेवा करना। इतना कहकर वह अपने कमरे में चला गया। उसके पीछे पीछे पैर पटकती हुई कोमल आई और गुस्से से बोली, सुन लीजिए, मैं आपके मां बाबूजी को अपने साथ हरगिज नहीं रखूंगी। दीपक ने दृढ़ स्वर में जवाब दिया, देखो कोमल, वे मेरे माता पिता हैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया है। बुढ़ापे में मैं उन्हें ऐसे कैसे छोड़ दूं? कोमल ताव में आकर बोली, वह सब मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रह सकती हूं। बाकी इस घर में कौन रहे कौन जाए मुझे इससे कोई मतलब नहीं। दीपक ने गुस्से से कहा, कोमल, तुम अपनी हद पार कर रही हो। अब इस बारे में कोई और बहस नहीं होगी, मेरी बात तुम्हें माननी होगी। कोमल भी तनकर बोली, मैं भी साफ कह चुकी हूं कि मैं तुम्हारे मां बाप के साथ एक पल भी नहीं रहूंगी। इतना सुनते ही दीपक का गुस्सा फूट पड़ा और उसने कोमल के गाल पर झन्नाटेदार तमाचा जड़ दिया। कोमल गाल पर हाथ रखते हुए स्तब्ध रह गई। फिर उसने अपने पति की ओर आग उगलती नजरों से देखा और बोली, अपने मां बाप के लिए तुमने मुझ पर हाथ उठाया, यह तुमने अच्छा नहीं किया। अब मैं तुम्हें देख लूंगी। करीब 1 घंटे बाद कोमल अपने मायके पहुंच गई। आंगन में खड़ी कोमल रो रही थी। उसने रोते हुए आवाज लगाई, मां। कमरे से बाहर आते ही उसके माता पिता ने अपनी बेटी को इस हाल में देखकर पूछा, बेटी, तू इस वक्त यहां क्यों आई है? सब कुछ ठीक तो है? कोमल ने आंसू पोंछते हुए कहा, मां, यह आपने मेरा रिश्ता कैसे घर में कर दिया? उसके पिता ने चिंतित होकर पूछा, बेटी, हुआ क्या? बता तो सही। कोमल फूट फूट कर रोते हुए बोली, पिताजी, सारा दिन उस घर में काम करते करते मेरी हड्डियां घिस गईं। फिर भी मेरे ससुराल वाले मुझे ताने देने का कोई मौका नहीं छोड़ते। और अब मेरे पति कहते हैं कि अगर इस घर में रहना है तो सास ससुर की सेवा करनी पड़ेगी। इतना सुनकर उसकी मां आहत होकर बोली, क्या मेरी बेटी को उन्होंने घर की नौकरानी बना दिया? कोमल रोते हुए बोली, अब आप ही बताइए, मैं दिन भर घर का काम करूं या सास ससुर के पैर दबाऊं? जब मैंने काम करने से मना किया तो आपके दामाद ने मुझ पर हाथ उठाया और मुझे घर से बाहर धकेल दिया। यह सुनते ही उसके माता पिता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। पिता ने गुस्से में कहा, उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मां ने धीरे से कहा, बेटी, उनकी हिम्मत तो तुमने ही बढ़ाई है। तुमने हमेशा उनके जुल्म सहन किए और कभी भी उनके सामने ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। कोमल ने भर्राए स्वर में कहा, लेकिन मां, अगर सहन नहीं करती तो क्या करती? मैं यही सोचती थी कि किसी तरह मेरा घर बस जाए। मां ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, शादी से पहले लोग कहते थे कि बहू को बेटी की तरह रखेंगे और अब वही लोग मारपीट पर उतर आए। लेकिन बेटी, तू चिंता मत कर, बहुत दुख और संताप सह लिया तूने। अब तू अपने मां बाप के घर है, उन लोगों को अब हम देख लेंगे। उधर जब कोमल के घर छोड़कर जाने की बात परिवार के बाकी लोगों को पता चली तो सभी चिंतित हो गए। मनीष ने दीपक से कहा, क्या जरूरत थी तुम्हें अपनी पत्नी पर हाथ उठाने की? दीपक ने गुस्से को दबाते हुए उत्तर दिया, भाई, और मैं क्या करता? उसने साफ कह दिया कि वह मेरे मां बाबूजी के साथ हरगिज नहीं रहेगी। उसकी बदतमीजियां मैं अब तक बर्दाश्त करता आया हूं, लेकिन जब उसने मां बाबूजी के बारे में ऐसी बातें कहीं तो मैं सहन नहीं कर सका। जनक जी ने सिर पकड़ते हुए कहा, यह तुमने अच्छा नहीं किया बेटा। अब जाओ और कोमल को मनाकर वापस ले आओ। दीपक ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं बाबूजी, मैं उसे मनाने हरगिज नहीं जाऊंगा। वह आए या ना आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर दीपक वहां से चला गया। पर जनक जी अपने बेटे का घर उजड़ते हुए नहीं देख सकते थे, इसीलिए उन्होंने स्वयं कोमल को मनाने जाने का निर्णय लिया। अगले दिन जब जनक जी कोमल के मायके पहुंचे तो उन्हें देखकर कोमल के पिता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जनक जी ने हाथ जोड़कर अपने बेटे के व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। कोमल के पिता गुस्से में बोले, पहले तो हमारी बेटी पर इतने जुल्म किए और अब माफी मांगने चले आए। आपने सोच भी कैसे लिया कि हम अपनी बेटी को उस नर्क में वापस भेज देंगे? जिस मुंह से आए हैं उसी से वापस चले जाइए। जनक जी ने संयमित होकर कहा, ऐसा मत कीजिए संधि जी, जात बिरादरी में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? कोमल की मां कटाक्ष करते हुए बोली, इस बारे में तब सोचना चाहिए था जब आपके बेटे ने हमारी बेटी पर हाथ उठाया था। जनक जी ने कहा,
बहन जी, कोमल ने यह तो बता दिया कि दीपक ने उस पर हाथ उठाया, लेकिन यह नहीं बताया कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। कसूर आपकी बेटी का भी कम नहीं था। यह सुनकर कोमल आंसू बहाते हुए बोली, देख लीजिए पिताजी, इतना सब कुछ होने के बाद भी ये लोग मुझे ही गलत ठहरा रहे हैं। पहले इन्होंने मेरे साथ मारपीट की और अब अगर बस चलेगा तो मुझे जान से मारने में भी पीछे नहीं हटेंगे। कोमल के पिता गुस्से से बोले, देखिए भाई साहब, अब हम कुछ नहीं सुनना चाहते। आप यहां से चुपचाप चले जाइए, अब आपसे कोर्ट में ही मुलाकात होगी। जनक जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, भाई साहब, एक बार फिर सोच लीजिए। बेटी की गलतियों को अनदेखा करके इतना बड़ा फैसला लेना उचित नहीं है। आपके एक फैसले से 2 घर उजड़ सकते हैं और बस भी सकते हैं। कोमल की मां ने सख्त स्वर में कहा, आप अपनी चिंता कीजिए, हमारी बेटी का घर तो हम फिर से बसा लेंगे, और हां, हमारी बेटी के साथ जो हुआ है उसका बदला हम अवश्य लेंगे। अब यहां से चले जाइए। जनक जी निराश होकर घर लौट आए। गीता जी ने पूछा, क्या हुआ जी, बहू को अपने साथ नहीं लाए? जनक जी ने सिर झुकाते हुए कहा, नहीं गीता, उन्होंने साफ मना कर दिया। मैंने तो हाथ जोड़कर क्षमा भी मांगी, लेकिन ना तो कोमल वापस आने को तैयार है और ना ही उसके मां बाप उसे भेजने को। अब तो वे कोर्ट में केस करने की बात कर रहे हैं। गीता जी ने गहरी सांस लेते हुए दीपक की ओर देखा और कहा, बेटा, अब तुझे ही उसे मना कर लाना होगा। दीपक ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, मां, इतनी चिंता मत कीजिए, कोमल को मायके में ही रहने दीजिए। जो मेरे मां बाबूजी को अपना नहीं सकती, मुझे ऐसी पत्नी की आवश्यकता नहीं। और जहां तक केस की बात है, उन्हें जो करना है करने दीजिए। गीता जी ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, इसी तरह के अहंकार से घर उजड़ जाते हैं। बात को सुलझाने में ही समझदारी है। दीपक ने अनमने ढंग से उत्तर दिया, मां, बात तो अब बढ़ चुकी है, अब जो होगा देखा जाएगा। इतना कहकर वह वहां से उठकर चला गया। पीछे खड़ी मीनू यह सारी बातें सुन रही थी। अभी एक दिन ही बीता था कि दोपहर को जब मनीष दुकान से घर खाने आया तो उसने अपनी मां को कपड़े धोते देखा और हैरान रह गया। वह समझ गया कि क्या चल रहा है। तेजी से अपने कमरे में गया और ऊंची आवाज में बोला, मीनू, यह सब क्या हो रहा है? मीनू ने नजर उठाई और बोली, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया? मनीष ने गंभीरता से कहा, अब मां बाबूजी के 2 जोड़ी कपड़े धोने का छोटा सा काम भी तुम्हें भारी लगने लगा? मीनू चिढ़कर बोली, अच्छा, तो क्या मैं अकेले ही सारा घर संभालती रहूं? तुम्हें लगता है कि यह छोटा काम है, लेकिन दिन भर घर में कितना काम होता है तुम्हें कुछ पता भी है? और वह महारानी तो ठाठ से मायके में जाकर बैठ गई है। मैं अकेली क्यों घर के काम में पिसती रहूं? मनीष ने गुस्से से कहा, मीनू, ये तुम बिल्कुल ठीक नहीं कर रही हो। मीनू चिल्लाते हुए बोली, मुझे क्या करना है और क्या नहीं, यह मैं जानती हूं। अब से मैं सिर्फ अपना ही काम करूंगी, ना किसी और के लिए खाना बनाऊंगी और ना ही घर का बाकी काम करूंगी। इतना कहकर वह पैर पटकते हुए रसोई में चली गई। उधर कोमल के मायके में उसके पिता उसके पास आए और बोले, बेटी, दीपक का कोई फोन आया क्या? कोमल ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, नहीं पिताजी, वह क्यों करेंगे? मुसीबत की असली जड़ तो वही है। उसके पिता ने गंभीरता से कहा, कोई बात नहीं बेटी, तू चिंता मत कर, अभी अभी वकील से मिलकर आ रहा हूं। मैंने तेरे ससुराल वालों पर दहेज का केस डाल दिया है। कोमल चौंक कर बोली, लेकिन पिताजी, दहेज की तो कोई बात ही नहीं हुई थी। पिता ने शांत स्वर में कहा, हमें पता है बेटी कि हमने झूठा आरोप लगाया है, लेकिन वकील का कहना है कि अपना केस मजबूत बनाने के लिए यह सब करना आवश्यक है। अब देखना कैसे वे तेरे पैरों में गिरकर तुझसे क्षमा मांगेंगे। यह सुनकर कोमल की मां बोली, बिल्कुल सही किया। उन्हें भी तो पता चले कि किसी की बेटी को सताने का अंजाम क्या होता है। अब जेल में चक्की पीसें, तब अक्ल ठिकाने आएगी। फिर उन्होंने कोमल से कहा, बेटी, अब तुम आराम करो, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। इतना कहकर उसके पिता कमरे से बाहर चले गए। उधर कोमल के ससुराल में मीनू अब अपना खाना अलग पकाने लगी थी। मनीष को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। रविवार का दिन था। मनीष बिस्तर पर गुमसुम लेटा हुआ था। उसके मन में विचारों का तूफान उमड़ रहा था। तभी मीनू उसके पास आई और बोली, सुनिए, सुबह के 10 बज चुके हैं और आपने अब तक नाश्ता भी नहीं किया।
रात को भी बिना खाए सो गए थे। मैं नाश्ता लाती हूं, उठकर खा लीजिए। मनीष ने गहरी सांस लेते हुए कहा, खाना मैं तभी खाऊंगा जब मेरे साथ तुम मां और बाबूजी का भी खाना लगाओगी। वे मंदिर से लौटते ही होंगे, तुम उनका नाश्ता भी बना दो। मीनू गुस्से से बोली, अच्छा तो अभी तक उसी बात को पकड़े बैठे हैं, लेकिन मेरी भी जिद है कि अब मैं उनका खाना नहीं बनाऊंगी। मनीष ने ठंडे स्वर में कहा, तो ठीक है, फिर मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। मीनू झल्लाकर बोली, ठीक है, आप भूखे ही बैठे रहिए, मैंने तो आपको खाना बनाने को कहा ही नहीं। मनीष गुस्से में ऊंची आवाज में बोला, तुम चली जाओ यहां से, मुझे अकेला छोड़ दो। मीनू आग बबूला होकर बोली, अगर तुम्हारा यही हाल रहा तो मैं भी कोमल की तरह अपने मायके चली जाऊंगी। मनीष ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, जाओ ना, तुम्हें रोका किसने है? मीनू तुनक कर बोली, अच्छा तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं है, तो ठीक है, मैं जा रही हूं। फिर बैग पैक करते हुए बोली, सुन लो, अगर मैं एक बार चली गई तो वापस कभी नहीं आऊंगी, उसके बाद अपने मां बाप के साथ ही रहना। इतना कहकर मीनू घर से बाहर चली गई। उधर जब मीनू बैग लेकर अचानक अपने मायके पहुंची तो उसे देखकर उसके पिता थोड़े हैरान रह गए। अरे बिटिया, तुम अचानक यहां, ना कोई फोन ना कोई खबर? मीनू ने थकी हुई आवाज में कहा, फोन करने का समय ही कहां था पिताजी? पिता ने चिंता भरे स्वर में पूछा, क्यों बेटी, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? मीनू ने रोष भरे स्वर में कहा, कुछ भी ठीक नहीं है। एक तरफ मेरे सास ससुर हैं जिन्होंने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है, और दूसरी ओर आपका दामाद है जो मुझसे ठीक से बात तक नहीं करता। अब यहां ना आती तो और क्या करती? पिता ने गहरी सांस लेते हुए पूछा, तो इसका मतलब तू अपने ससुराल वालों से लड़ झगड़ कर यहां आई है, खुशी खुशी नहीं? मीनू ने सिर झुकाकर कहा, हां पिताजी, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मेरी देवरानी ससुराल की जिम्मेदारियों से बचने के लिए मायके में जाकर बैठ गई और सारा काम का बोझ मुझ पर डाल दिया। लेकिन अब मैंने ठान लिया है कि मैं उस घर में सास ससुर की नौकरानी बनकर नहीं रहूंगी। यही बात मैंने अपने पति से कही तो उन्होंने मुझे घर से निकल जाने को कह दिया। यह सुनकर मीनू की मां ने उसे डांटते हुए कहा, तो क्या सास ससुर की सेवा से बचने के लिए तुम यहां आकर बैठ गई? हमने तो तुम्हें ऐसे संस्कार नहीं दिए थे। मीनू ने पलटकर कहा, लेकिन मां, सास ससुर क्या सिर्फ मेरे हैं, मेरी देवरानी के नहीं? तो मैं अकेले उनका बोझ क्यों उठाऊं? मां ने शांत स्वर में समझाया, नहीं बेटी, यह सोच गलत है। घर के बड़े बुजुर्ग बोझ नहीं होते, सास ससुर की सेवा तो किस्मत वालों को मिलती है। मुझे एक बात बता, 7 साल हो गए तेरी शादी को, क्या कभी तेरे सास ससुर ने तुझे डांटा है? अरे वे तो ऊंची आवाज में बात तक नहीं करते। और तेरे दामाद जी, वह भी तेरा कितना ख्याल रखते हैं, उन्होंने हमेशा हमारे परिवार की इज्जत की है। मीनू की मां ने आगे कहा, याद है जब तेरे पिताजी को हार्ट अटैक आया था तो मेरे एक फोन पर ही वह तुरंत हमारी मदद के लिए आ गए थे। हर मुश्किल वक्त में उन्होंने हमारे साथ खड़े होकर बेटे की कमी महसूस नहीं होने दी। अब तू बता, अगर बदले में वे इतना चाहते हैं कि तू उनके मां बाप का भी ख्याल रखे जैसे अपने मां बाप का रखती है, तो इसमें क्या गलत है? लेकिन तू तो उनसे झगड़ा करके यहां चली आई। मीनू के पिता ने सिर हिलाते हुए कहा, बेटी, रिश्ता दोनों ओर से निभाया जाता है। अगर तू अपने पति से उम्मीदें रखती है तो उनकी उम्मीदों पर भी खरा उतरना सीख। माता पिता की बात सुनकर मीनू की आंखें शर्म से झुक गईं। उसने धीरे से कहा, मां, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तो बस उन्हें धमकी दे रही थी कि मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी, लेकिन जब उन्होंने ही मुझे निकल जाने को कह दिया तो मैंने इसे अपने आत्मसम्मान का सवाल बना लिया। अब समझ नहीं आ रहा कि किस मुंह से वापस जाऊं। यह कहते कहते मीनू रोने लगी। उधर दोनों बहुओं का हाल देखकर जनक जी बहुत गहरी सोच में बैठे हुए थे। तभी गीता जी उनके पास आकर बैठ गईं। गीता जी ने उन्हें परेशान देखकर पूछा, क्या हुआ जी, क्या सोच रहे हैं? जनक जी ने भारी मन से कहा, गीता, सोच रहा हूं कि कभी हमारा परिवार कितना हंसता खेलता हुआ करता था। ना जाने किसकी नजर लग गई हमारे घर को। छोटी बहू का स्वभाव तो शुरू से थोड़ा रूखा था, लेकिन बड़ी बहू से तो ऐसी उम्मीद नहीं थी। गीता जी ने सहमति जताते हुए कहा, सोचा था
दोनों बेटों की शादी हो जाएगी तो बहुएं घर की जिम्मेदारी संभाल लेंगी और हमारा बुढ़ापा आराम से कटेगा। लेकिन किसे पता था कि बुढ़ापे में यह दिन भी देखने पड़ेंगे। यह बातें चल ही रही थीं कि दरवाजे की घंटी बजी। जनक जी ने दरवाजा खोला तो सामने मीनू अपने पिता के साथ खड़ी थी। जनक जी ने उन्हें अंदर बुलाया। मीनू ने तुरंत अपने सास ससुर के पैर छू लिए। मीनू के पिता ने कहा, आपकी बेटी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। जैसे ही हमें पता चला कि यह ससुराल में झगड़ा करके मायके आई है, मैं इसे उल्टे पांव वापस ले आया। जनक जी ने हाथ जोड़कर कहा, अरे नहीं भाई साहब, आप क्यों माफी मांगते हैं? बच्चे हैं, गलती हो ही जाती है। हमारी बेटी घर वापस आ गई, हमारे लिए यही बहुत है। थोड़ी देर बातचीत के बाद मीनू के पिता उसे ससुराल में छोड़कर वापस चले गए। बड़ी बहू के वापस आने से जनक जी और गीता जी ने राहत की सांस ली। शाम को जब मनीष घर वापस आया तो उसने बिना कुछ कहे पत्नी को नजरअंदाज किया और अपने कमरे में चला गया। मीनू उसके पास जाकर बोली, सुनिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मेरी माँ पिताजी ने मुझे सब समझा दिया है। मैं वादा करती हूं कि आगे से माँ बाबूजी की सेवा में कोई कमी नहीं आने दूंगी। मैं उन्हें अपने माता पिता की तरह ही मानूंगी और उनकी पूरी सेवा करूंगी। मनीष ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मीनू, क्या हमारा प्यार इतना कमजोर था कि छोटी सी मुसीबत आने पर तुम अपना बैग उठाकर मायके चली गई? मीनू रोते हुए बोली, सच कहूं तो मैं घर छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। मनीष मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है मीनू, और उसने उसे गले से लगा लिया। पुलिस अधिकारी ने कहा, लेकिन आपकी बहू ने आपके पति और सास ससुर पर मारपीट कर घर से बाहर निकालने का आरोप लगाया है। जनक जी ने गुस्से और दुख से भरकर कहा, नहीं इंस्पेक्टर साहब, यह बिल्कुल झूठ है। हमने तो उसे उंगली तक नहीं लगाई। पति पत्नी में थोड़ी बहस हो गई थी, जिससे वह नाराज होकर मायके चली गई। मैं तो उसे मनाने भी गया था, उनके आगे हाथ भी जोड़े थे, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। पुलिस अधिकारी ने गंभीर स्वर में कहा, देखिए, बेहतर होगा कि आप लोग आपस में समझौता कर लें। अगर मामला कोर्ट में गया तो पूरा परिवार मुश्किल में फंस जाएगा। आपके पास 24 घंटे का समय है, या तो मामला सुलझा लें और कल थाने में हाजिरी लगाएं, नहीं तो हम आकर आपको ले जाएंगे। इंस्पेक्टर की बातें सुनकर जनक जी और गीता जी का दिल दहल गया। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा, जनक जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा और गुमसुम से आंगन में रखी चारपाई पर बैठ गए। शाम को जब उनके दोनों बेटे घर लौटे तो जनक जी ने उन्हें पूरी बात बताई। दहेज के झूठे आरोप सुनकर दीपक गुस्से से भर गया और बोला, उनकी हिम्मत कैसे हुई हम पर इतना घटिया इल्जाम लगाने की? मनीष ने शांत स्वर में समझाया, दीपक, गुस्से से कोई हल नहीं निकलेगा। आराम से फोन करके बात करो, समस्या का हल जरूर निकलेगा। दीपक ने अपनी पत्नी कोमल को फोन लगाया, लेकिन उसके पिता ने फोन उठा लिया। पिताजी, छोटी सी बात पर आपने हमारे खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। उसके पिता सख्त स्वर में बोले, बेटा, तुमने हमारी बेटी पर हाथ उठाया, क्या यह छोटी सी बात थी? पिताजी, गुस्से में मुझसे गलती हो गई, लेकिन आपने तो मेरे मां बाबूजी पर भी दहेज लेने का झूठा आरोप लगा दिया। उनका तो कोई कसूर नहीं था। कोमल के पिता बोले, देखो दीपक, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। अब हमारी मुलाकात कोर्ट में ही होगी। दीपक गुस्से से बोला, ठीक है, फिर मामला कोर्ट में जाने दो। झूठे आरोपों के बल पर कोई केस नहीं जीत सकता। इतना कहकर दीपक ने फोन काट दिया और सिर पकड़कर बैठ गया। मनीष ने उसे समझाते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं एक अच्छे वकील को जानता हूं, सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद मनीष वकील से मिलने चला गया। कोर्ट की कार्रवाई शुरू हो गई। घर के सभी लोग हर पल इसी चिंता में रहते कि आखिर इसका नतीजा क्या होगा। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। एक शाम जब मनीष और जनक जी कोर्ट से घर लौटे तो मीनू ने पानी देते हुए पूछा, क्या कहा वकील ने, कब तक चलेगा यह केस? मनीष मुस्कुराते हुए बोला, भगवान ने हमारी सुन ली, हम केस जीत गए हैं। यह सुनकर घर के सभी लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। गीता जी ने राहत की सांस लेते हुए कहा, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। दीपक भी मुस्कुराते हुए बोला, अरे मां, एक नहीं, दो खुशखबरी हैं, मुझे सरकारी नौकरी भी मिल गई है।
यह सुनकर माता पिता की खुशी का ठिकाना न रहा। घर में तो जैसे उत्सव सा माहौल बन गया। कुछ दिन बाद गीता जी ने अपने पति से कहा, मुझे लगता है कि अब हमें दीपक के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देख लेना चाहिए। जनक जी हैरानी से बोले, अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो गीता? गीता जी ने समझाते हुए कहा, देखिए जी, उन्होंने तो तलाक के कागज भी भेज दिए हैं। जब तलाक ही होना है तो फिर रिश्ता देखने में क्या हर्ज है? जनक जी बोले, ठीक है, लेकिन कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार दीपक से बात कर लो। उधर केस हार जाने के बाद कोमल के मायके में मातम सा छा गया। इस दौरान उसके भाई की शादी भी हो चुकी थी और अब वह अपनी ही नजरों में भी टूटने लगी थी। चिंता में डूबे उसके पिता ने पत्नी से कहा, अरे भाग्यवान, इन वकीलों के चक्कर में तो हमारा बड़ा नुकसान हो गया। उधर उन लोगों के तो भाग्य खुल गए। अब तो दीपक को सरकारी नौकरी भी मिल गई है। यह सुनकर कोमल की मां हैरान रह गई। हम तो सोच रहे थे कि उन्हें जेल की हवा खिलाएंगे और यहां तो सब कुछ उल्टा हो गया। उसी समय कोमल वहां आकर बैठ गई। उसकी मां बोली, खैर, जो होना था सो हो गया। अब कोमल के लिए कोई और रिश्ता देखना होगा। समय रहते इसका हाथ पीला कर देते हैं। यह सुनकर कोमल झुंझलाकर बोली, क्या जरूरत है कहीं रिश्ता देखने की? अगर वे लोग भी ऐसे ही निकले तो मैं दोबारा शादी नहीं करूंगी। उसके पिता गंभीर स्वर में बोले, बेटी, तुमने अपने हाथों से तलाक के कागजों पर दस्तखत किए हैं। अब तुम्हें कितने दिन घर बिठाकर रखेंगे? शादी तो करनी ही होगी, नहीं तो आस पड़ोस और रिश्तेदार बातें बनाने लगेंगे। कोमल गुस्से से बोली, अच्छा पिताजी, अब आपको रिश्तेदारों की फिक्र हो रही है? जब मैं ससुराल छोड़कर आई थी तब आपने कहा था कि यह तुम्हारा ही घर है, आराम से रहो। अब क्या बदल गया? उसके पिता ने शांत स्वर में कहा, बेटी, हमने कब कहा कि यह घर तुम्हारा नहीं है? लेकिन हमें भी समझने की कोशिश करो। कोमल की मां ने समझाते हुए कहा, बेटी, शादी तो तुम्हें करनी ही होगी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। कोमल ने नजरें झुकाकर हिचकिचाते हुए कहा, एक रास्ता है मां, आप लोग जाकर मेरे ससुराल वालों से बात कर लो और माफी मांग लो। यह सुनकर उसके पिता गुस्से से बोले, अच्छा, जब वे तुम्हें लेने आए थे तो तुमने जाने से मना कर दिया था। तुम्हारे ससुर ने हमारे सामने हाथ जोड़ दिए थे, लेकिन हमने तुम्हारी बातों में आकर उन्हें बेइज्जत करके भगा दिया और अब तुम कहती हो कि मैं जाकर उनसे माफी मांगू? कोमल ने रुंधे स्वर में कहा, पिताजी, जो गलती हो गई सो हो गई, लेकिन अपनी बेटी के लिए आप उनसे माफी तो मांग सकते हैं ना? इस पर उसकी मां बोली, बात तो सही है, अगर हमारे झुक जाने से हमारी बेटी का घर बस सकता है तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। अगले दिन कोमल और उसके माता पिता जनक जी के घर पहुंचे। कोमल ने सास ससुर के पैर पकड़ लिए और रोते हुए माफी मांगने लगी। जनक जी ने हल्की मुस्कान के साथ व्यंग्य करते हुए कहा, लेकिन बेटी, तुम्हारी क्या गलती है? गलती तो हमारी थी, जो तुम्हारे साथ मारपीट करते थे, दहेज मांगते थे और तुम्हें घर से निकाल दिया था, है ना? जनक जी ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, क्यों भाई साहब, यही सब बताया था ना आपने पुलिस को? कोमल के पिता शर्मिंदा होकर बोले, नहीं संधि जी, ऐसी बातें कहकर हमें और शर्मिंदा मत कीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। जनक जी ने गहरी सांस ली और कहा, भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। यह कथा एक गहरे आध्यात्मिक संदेश को समेटे हुए है, जो परिवार, क्षमा और सही मार्गदर्शन के महत्व को दर्शाती है। गीता जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, देखिए भाई साहब, आपकी वजह से हमने ना जाने कितनी परेशानियां झेली हैं, कितनी ही रातें जागते हुए बिताई हैं। कोर्ट के केस के कारण हमें बेइज्जती सहनी पड़ी और अब जब हमें खबर मिली कि हमारे बेटे को सरकारी नौकरी मिल गई है, तब आप हमसे माफी मांगने चले आए। तभी दीपक घर के अंदर आया और कोमल को देखकर क्रोध से भर गया। ऊंची आवाज में बोला, हमारे साथ इतना कुछ करने के बाद तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहां आने की? यह सुनकर कोमल के पिता हाथ जोड़ते हुए बोले, बेटा, मैं जानता हूं कि तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन यदि हो सके तो हमें माफ कर दो। जनक जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, भाई साहब, आपकी बेटी ने जो कुछ भी किया वह नादानी में किया, लेकिन आप दोनों ने उसका साथ देकर उसकी बसी बसाई गृहस्थी उजाड़ दी।
माता पिता को बच्चों की गलतियों पर उन्हें समझाना चाहिए, न कि उनका साथ देकर और बड़ी गलतियां करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अब हमारे रिश्ते में ऐसी गांठ पड़ चुकी है जिसे खोलना संभव नहीं। हमने दीपक का रिश्ता कहीं और तय कर दिया है, इसलिए बेहतर होगा कि आप हमें माफ करें और यहां से चले जाएं। यह सुनते ही कोमल रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ी और गिड़गिड़ाते हुए बोली, पिताजी, मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैं फिर कभी कोई शिकायत का अवसर नहीं दूंगी। दीपक ने ठंडे स्वर में कहा, तलाक के कागज तो तुमने ही भेजे थे ना, अब यहां क्या लेने आई हो? अभी के अभी यहां से निकल जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। कोमल के पिता हाथ जोड़ते हुए बोले, ठीक है बेटा, गलती की है तो उसका भुगतान भी हमें ही करना होगा, हम चलते हैं। जैसे ही वे जाने लगे, जनक जी ने कहा, रुक जाइए। फिर गीता जी की ओर देखते हुए बोले, गीता, दीपक के रिश्ते के लिए हमने अभी सिर्फ हां ही कही है। यदि हम उन्हें मना कर देंगे तो बस थोड़ी बहुत बदनामी होगी, लेकिन यदि बहू की गलतियों के लिए उसे माफ ना करके इस रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देंगे तो हमसे बड़ा पाप हो जाएगा। गीता जी ने सहमति जताई और कहा, आप सही कह रहे हैं, लेकिन क्या दीपक इसके लिए तैयार होगा? सभी की नजरें दीपक पर टिक गईं। कुछ पलों का मौन सबको बेचैन कर रहा था। फिर दीपक ने कोमल की ओर देखा और कहा, कोमल, सच कहूं तो मैं कभी तुमसे अलग नहीं होना चाहता था, लेकिन जो तुमने मेरे माता पिता के साथ किया उसे मैं सहन नहीं कर सका। मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। गलती तो मुझसे भी हुई थी, जो गुस्से में आकर तुम पर हाथ उठा दिया, लेकिन अब मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। इतना कहते ही घर का माहौल खुशी से भर गया। दोनों परिवारों ने अपनी गलतियों को समय रहते सुधार लिया। यह कथा हमें यह सीख देती है कि बिना सोचे समझे छोटे छोटे विवादों को बड़ा बनाकर ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे जीवन भर पछताना पड़े। अब आगे हम यह जानेंगे कि माता पिता को कौन से 3 कार्य अपनी संतानों के सामने नहीं करने चाहिए ताकि उनके भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े। प्रकाश और नीतू की शादी को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था कि नीतू की सास ने अपने रंग ढंग दिखाने शुरू कर दिए। क्योंकि प्रकाश की मां स्वयं एक कठिन सांस के अधीन रही थी, इसलिए अब वह अपनी बहू पर वही अधिकार जताने लगी। सुबह होते ही नीतू को चैन की सांस नहीं लेने दी जाती थी। एक दिन तड़के 4 बजे उसकी सास उसकी नींद तोड़ने आ गई और दरवाजे पर दस्तक देने लगी। नीतू समझ गई कि उसकी नींद फिर पूरी नहीं हो पाएगी। वह चिढ़ी हुई थी और सोच रही थी कि आज उसकी सास क्या नया करने वाली है। दरवाजे पर खड़ी सास ने आवाज लगाई, बहू उठ जाओ, आज बहुत काम है, जल्दी उठो महारानी। फिर बड़बड़ाने लगी, देखो महारानी, अब तक सो रही हैं। एक मैं थी, जब मेरी सास होती थी तो मजाल थी कि उनकी नींद खुलने से पहले उठ ना जाऊं, और ये बहू मैं जागी हुई हूं ये जानकर भी सो रही है। हद है, पता नहीं जब मैं ना रहूंगी तो ये घर कैसे चलेगा। फिर अपनी बात को और बढ़ाते हुए बोली, बहू झाड़ू पोंछा, बर्तन, कपड़े, खाना बनाना, सब काम करना है। और हाँ, मेरी कुछ सहेलियां भी आ जाने वाली हैं। वे कह रही थीं कि पड़ोस में शिव चर्चा हो रही है, वहां सभी इकट्ठा होंगी। वे सभी कह रही थीं कि तुम्हारे हाथ का खाना बहुत टेस्टी होता है, इसलिए जल्दी से बना लेना। सास की बातें सुनकर नीतू मन ही मन सोचने लगी, जैसे पहली बार काम कर रही हूं। मेरी सास को सताने का कोई ना कोई बहाना चाहिए, लेकिन उनकी अपनी बेटी को देखो, महारानी की तरह सो रही होगी, मजाल है कि उसे कुछ कहे। नीतू को याद आया कि उसकी सास को यह सिखाने वाली खुद पड़ोस वाली चाची थी, जिन्होंने अपनी बहू को तंग करने की तरकीबें बताई थीं। लेकिन नीतू के मायके में उसकी भाभियां उसके ननद रूप को झेल चुकी थीं। वहां उसने देखा था कि उसकी मां भी सास के रूप में भाभियों पर अपना रौब जमाती थी। अब जब वही अनुभव खुद पर हो रहा था तो नीतू ने सोचा, मुझे भी अपनी सास को संभालना आता है। फिर उसने प्रकाश से बात कर घर के हिस्से करवाने का विचार किया। वह सोचने लगी, प्रकाश इतना कमाता है कि हम दोनों का गुजारा आराम से हो सकता है। प्रकाश 3 भाइयों और 1 बहन में सबसे बड़ा था और शादीशुदा भी। उसकी शादी इस उद्देश्य से करवाई गई थी कि घर में बहू आकर काम संभाले। अब उसकी मां अपनी बेटी की शादी करवाने की सोच रही थी,
और फिर उसके छोटे भाइयों की। इस कथा के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि माता पिता को संतानों के सामने 3 चीजें नहीं करनी चाहिए। पहला, अपने कटु अनुभवों के आधार पर संतानों को वैसा ही व्यवहार करने के लिए प्रेरित करना। दूसरा, सिर्फ बहुओं को जिम्मेदार ठहराना, जबकि बेटियों को हर गलती के बावजूद विशेष अधिकार देना। तीसरा, संतानों के बीच भेदभाव करना और परिवार में मतभेद को बढ़ावा देना। अगर माता पिता इन गलतियों से बचें तो उनका परिवार सुख शांति से भरा रहेगा और रिश्तों में प्रेम बना रहेगा। यह कथा पारिवारिक संबंधों, अहंकार, माफी और पुनर्मिलन की एक मार्मिक झलक प्रस्तुत करती है। जब खेतों में कोई जरूरी काम होता तो दोनों भाइयों को छुट्टी लेनी पड़ती। घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना, जब तक छेड़ा ना जाए तब तक सब शांत रहता है। लेकिन प्रकाश की मां ने नीतू को छेड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ा। आज शिव चर्चा से लौटते ही सास ने नीतू पर बरसना शुरू कर दिया। बहू, तुम्हारे मां बाप ने तुम्हें क्या सिखाया है? मेरी सारी सहेलियां तेरी बुराई कर रही थीं। तूने तो मेरी नाक कटवा दी। आज के बाद तू खेतों में भी काम करेगी। हाथ पैरों में छाले पड़ेंगे, तब तुझे पता चलेगा कि दाल चावल का भाव क्या होता है। यह सुनकर नीतू का धैर्य जवाब दे गया। उसने कहा, मां जी, मेरे मायके में तो मैं रानी की तरह रहती थी, खाना तक नहीं बनाती थी। अब तक मैं आपकी इज्जत करती आई हूं, लेकिन आज आपने मेरा मुंह खुलवा ही दिया। खेतों में काम करना तो दूर की बात है, मैंने अपने मायके में कभी खेत पर कदम भी नहीं रखा, और यहां पर खाना बना रही हूं तो क्या यह कम है? बताइए, कौन सा ऐसा घर का काम है जो मैं नहीं करती? मैं घर का हर काम करती हूं, खाना बनाती हूं, फिर भी आपको मुझसे शिकायत रहती है। अगर आपको मेरा काम पसंद नहीं है तो आप खुद ही खाना बनाइए और घर के काम संभालिए। नीतू की बात सुनते ही सास का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मुझसे जुबान लड़ाती है? अपनी सास के सामने तू महारानी बनेगी? यह कहते हुए गुस्से में सास ने नीतू को थप्पड़ मार दिया। यह थप्पड़ जानबूझकर था या गुस्से में, यह किसी को समझ नहीं आया। उस समय घर में नीतू की ननद और दोनों देवर भी मौजूद थे। थप्पड़ की आवाज सुनकर मोहल्ले की कुछ औरतें भी घर में इकट्ठा हो गईं। सब यह देखकर दंग रह गईं। नीतू को गहरी बेइज्जती महसूस हुई। वह रोते हुए अपने कमरे में चली गई और दरवाजा जोर से पटक कर बंद कर लिया। उसने मन ही मन सोच लिया कि अब यह दरवाजा शायद प्रकाश के आने के बाद ही खुलेगा। प्रकाश के छोटे भाई जो घर पर थे पूरे मामले पर चर्चा करने लगे कि जब प्रकाश और पिताजी आएंगे तो उन्हें क्या क्या बताना है। वे बैठकर विचार कर रहे थे। शाम ढलने वाली थी। एक तरफ सास और उसका गैंग था जो अपनी ओर से बात को सही ठहराने की तैयारी कर रहा था, तो दूसरी तरफ अकेली नीतू अपने कमरे में थी। पूरा घर सन्नाटे में डूबा हुआ था। शाम को जब प्रकाश और उसके पिताजी ऑफिस से घर आए तो उन्हें घर का माहौल अजीब लगा। आमतौर पर घर में घुसते ही खाने की महक आती थी जो भूख को और बढ़ा देती थी, लेकिन आज सब कुछ अलग था। प्रकाश के पिताजी ने कहा, आज घर में इतना सन्नाटा क्यों है और यह अंधेरा क्यों कर रखा है? इतना सुनते ही प्रकाश की मां रोने लगी और अपनी मनगढ़ंत कहानी को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने लगी। उनके बेटे ने भी मां की हां में हां मिलाई। प्रकाश की मां की बातें सुनकर गुस्से में तमतमाया हुआ प्रकाश अपने कमरे की ओर बढ़ा। उसने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। कमरे के अंदर नीतू पहले से ही आईने के सामने अपनी सूरत देख रही थी। उसने जानबूझकर अपने सुलझे हुए बालों को थोड़ा उलझा लिया ताकि यह लगे कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। थप्पड़ तो सच में पड़ा ही था, जिसे मोहल्ले की कई औरतों ने देखा था। दरवाजा खोलते ही नीतू जोर जोर से रोने लगी। प्रकाश ने गुस्से को नियंत्रित करते हुए पूछा, सच सच बताओ नीतू, घर में क्या हुआ है? नीतू कुछ बोल पाती उससे पहले ही प्रकाश की मां तपाक से बोल पड़ी। प्रकाश बेटा, जो मैंने बताया वह गलत लगा? अब तू अपनी बीवी से पूछ रहा है? हाँ, पूछ ले अपनी बीवी से, बहुत मार पड़ी है उसे। अब तू मां का आंचल छोड़कर अपनी बीवी का पल्लू पकड़ ले। प्रकाश ने गुस्से में कहा। मां, तुम चुप रहो, मैं नीतू से बात कर रहा हूं। फिर उसने नीतू की ओर मुड़कर कहा, बताओ क्या हुआ था? प्रकाश की बात पूरी होती उससे पहले ही उसके पिता वहां आ गए। उन्होंने गुस्से में कहा, नालायक, अपनी मां से तमतमाकर बात कर रहा है, तमीज नहीं है तुझे?
कहीं तू अपने सास ससुर की बातों में तो नहीं आ गया? उनके इशारे पर तो नहीं चल रहा? प्रकाश ने संयमित होकर कहा, पिताजी, इसमें ससुराल की बात कहां से आ गई? पहले यह तो पता चले कि हुआ क्या है। आप बात को बढ़ाइए मत। पिता पुत्र में तू मैं बढ़ती गई। सच्चाई सुने बिना ही प्रकाश के माता पिता ने बंटवारे की बात छेड़ दी। शायद वे मन ही मन पहले से ही बंटवारे का फैसला कर चुके थे, बस एक मौके की तलाश थी। प्रकाश के पिता गुस्से में बोले, तुमसे घर नहीं संभल रहा ना, तो अपना हिस्सा ले लो और अलग हो जाओ। तुम भी चैन से रहो और हमें भी रहने दो। प्रकाश गुस्से में कहने लगा, हां पिताजी, कर दीजिए अलग। हमें भी यह किचकिच पसंद नहीं है। क्या कभी मां को भी समझाया है आपने? यह सुनकर उसके पिता गंभीर होकर बोले, बस बहुत हो गया प्रकाश, अब तू चुप रह। कल सुबह इस बात का फैसला हो जाएगा। अगले दिन पंचायत के सामने बंटवारे की प्रक्रिया शुरू हुई। खेतीबाड़ी और घर की जमीन का बंटवारा तय हुआ। फैसला हुआ कि 20 धुर जमीन तीनों भाइयों में बांटी जाएगी। जो भाई मां बाप की देखभाल करेगा उसे अतिरिक्त जमीन मिलेगी। घर का सामान भी तीनों भाइयों में बांट दिया गया। परिवार में अब शांति थी, लेकिन मोहल्ले में चर्चाएं चल रही थीं। नीतू और उसकी सास को अपनी अपनी गलती का एहसास हुआ। दोनों के मन में माफी मांगने का ख्याल आया, लेकिन अहम बीच में आ गया। एक दिन प्रकाश की मां ने देखा कि प्रकाश और नीतू अस्पताल जा रहे हैं। उनकी चिंता बढ़ गई। उन्होंने खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, प्रकाश बेटा, क्या हुआ? बहू को अस्पताल क्यों ले गए थे? सब ठीक तो है ना? प्रकाश ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मां, वह मां बनने वाली है। यह सुनते ही प्रकाश की मां की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सारी बातें भूलकर वह नीतू के पास पहुंच गई। प्रकाश ने इशारे से नीतू को समझा दिया कि सब ठीक से बात करना। अब प्रकाश की मां पूरी तरह से नीतू की देखभाल में लग गई। इधर नीतू की ननद की शादी भी तय हो गई थी। संयोग ऐसा बना कि एक तरफ उसकी ननद की विदाई हो रही थी और दूसरी तरफ नीतू ने एक बेटे को जन्म दिया। घर में खुशियों की बाढ़ आ गई। परिवार फिर से एक हो गया, लेकिन अब सब पहले से समझदार हो चुके थे। समय, परिस्थिति और जीवन के अनुभवों ने उन्हें यह सिखा दिया था कि रिश्तों में अहंकार नहीं, बल्कि प्रेम और समझदारी होनी चाहिए। उनके माथे पर पसीना छलकने लगा और वे मन ही मन बड़बड़ाने लगे। प्रकाश के पिताजी लगातार बोले जा रहे थे। विपिन ने झल्लाकर कहा, पिताजी, आपने किससे पूछकर मेरी शादी तय कर दी? मुझे शादी नहीं करनी है। अगर आप शादी तय करने जा रहे थे तो कम से कम हमसे पूछ तो लिया होता। आखिर शादी मुझे करनी है, आपको नहीं। अनिल भी तुरंत बोल पड़ा, विपिन भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं कोई बलि का बकरा हूं क्या जो किसी से भी शादी कर लूं? पिताजी, आपने बिना पूछे मेरी भी शादी तय कर दी। क्या सोचते हैं आप, मैं भी किसी नीतू भाभी की तरह किसी को नौकरानी बनाकर ले आऊंगा? नहीं पिताजी, मैं जिससे चाहता हूं उसी से शादी करूंगा। पिताजी गंभीर स्वर में बोले, बेटा, यह तुम क्या कह रहे हो? मेरी तो नाक कट जाएगी। मैं वचन देकर आया हूं। अनिल गुस्से में बोला, नाक कट जाए तो कट जाए, लेकिन मुझसे पूछे बिना शादी तय करने की हिम्मत भी कैसे की आपने? पिताजी ने ठंडी सांस भरी और कहा, मुझे लगा कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं टालेगा, इसलिए बिना पूछे ही तुम्हारी शादी तय कर दी। खैर, अगर तुम शादी नहीं करना चाहते तो मत करो। लड़की वालों से लेन देन का कोई बहाना बना देंगे। बस कल घर पर रहना। लेकिन पिताजी के लाख समझाने के बावजूद सुबह अनिल और विपिन दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। मजबूरन पिताजी को लड़की वालों से यह बहाना बनाना पड़ा कि दोनों बेटे काम से शहर गए हैं और 2-3 दिन में आकर जवाब देंगे। आखिरकार लड़की वाले बिना कोई फैसला किए लौट गए। इधर प्रकाश के माता पिता चिंता में डूबे हुए थे। मां ने सोचा, मेरे बच्चे इतने नालायक कैसे हो गए? किस संगति में पड़कर इनकी मति भ्रष्ट हो गई है? शाम को प्रकाश नीतू से कहकर चला गया, जब अनिल और विपिन घर आ जाएं तो तुम भी घर आ जाना। नीतू घर पर ही रही। देर रात विपिन एक लड़की का हाथ थामे हुए घर में दाखिल हुआ। यह देखकर मां बाप के होश उड़ गए। मां तो बेहोश होकर गिर पड़ी। नीतू दौड़कर पानी छिड़कने लगी और मां को संभालते हुए बोली, मां जी, खुद को संभालिए। मां आंसुओं से भरी आंखों से बोली, कैसे संभालूं बहू? मेरा कलेजा फट गया है। मेरी बनी बनाई इज्जत लुट गई।
नीतू ने कहा। मां जी, आप अगर ऐसा कहेंगी तो बाबूजी को कौन संभालेगा? पिताजी छाती पर हाथ रखकर लेटे हुए थे। तभी नीतू ने प्रकाश को आवाज दी। प्रकाश, जल्दी आओ, बाबूजी और मां की हालत देखो। प्रकाश भागा भागा आया। मां बाप की हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। गुस्से में उसने विपिन को डांटना शुरू कर दिया। विपिन तमतमाते हुए बोला, भैया, आप इस परिवार का हिस्सा नहीं हो। आपको पहले ही इस परिवार से अलग कर दिया गया है, तो आप चुप ही रहो तो बेहतर होगा। विपिन ने आगे कहा, मां और पिताजी को मेरी शादी की इतनी जल्दी थी कि बिना मेरी मर्जी के शादी तय कर दी। उन्होंने कोई ऐसी लड़की चुनी जिसे मैं जानता भी नहीं, तो मैंने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली। इसमें गलत क्या किया मैंने? आप बताइए, क्या मेरी गलती है? अगर आप लोग इज्जत से मेरी पत्नी को घर में जगह देंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। इतना कहकर विपिन अपने कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद अनिल घर आया और मां को रोते देख बोला, मां, इतना रोना धोना क्यों कर रही हो? मां ने कहा, तेरा छोटा भाई लड़की भगाकर शादी कर लाया है। अनिल शांत स्वर में बोला, हां मां, मैं जानता हूं, लड़की के घर वाले राजी नहीं थे, और बेचारा क्या करता? आप ही बताओ, क्या उसे मरने देता? कल ही विपिन ने बताया था कि उसकी शादी के लिए लड़की वाले घर आने वाले हैं। यह सुनकर वह लड़की इतना रोई कि उसने जहर खाकर मरने की धमकी दे दी। मां गहरी सांस भरते हुए बोली, अच्छा, यह सब हुआ है तो बाबूजी की जल्दबाजी की वजह से ही हुआ है। क्यों बाबूजी को इतनी जल्दी थी तुम दोनों भाइयों की शादी करवाने की? अब देखो, यह सब हो रहा है। अनिल ने तुरंत कहा, मां, आप सही कह रही हैं, बाबूजी की जल्दबाजी का ही नतीजा है यह। हमें भी कोई और उपाय नहीं सूझा। सोचा था कि अगर मां और पिताजी को सब कुछ बता देंगे तो आप लोग मानने वाले नहीं थे, इसलिए हमने यह कदम उठाया। पिताजी गुस्से में बोले, वाह बेटा, क्या सोच है तुम दोनों की? एक गलती करता है और दूसरा उसकी गलती पर पर्दा डालता है। अनिल, कहीं तुम भी वही तो नहीं करके आए हो जो विपिन ने किया है? अनिल ने सहजता से जवाब दिया, अगर कर भी लिया है तो क्या बाबूजी, इसमें क्या गलत किया मैंने? पिताजी गुस्से में बोले, अच्छा, यह तुम्हारी सोच है? अनिल ने शांत स्वर में कहा, बाबूजी, मैंने भी कोर्ट में शादी कर ली है, शादी का सर्टिफिकेट बनवा लिया है। अब जो भी होगा कोर्ट में होगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि मैं समाज में आपका सिर झुकने नहीं दूंगा। मैंने लड़की वालों से बात कर ली है, वे मजबूरी में शादी के लिए मान गए हैं और कल या परसों आपसे मिलने घर आ जाएंगे। अब आप लोग बात को संभाल लेना। मैं अब सोने जा रहा हूं, खाना वाना खा लिया है। यह सुनकर प्रकाश के पिताजी ने निराशा से सिर पकड़ लिया और बोले, हे भगवान, ये कैसे बेटे दिए हैं? ये कौन सी सजा है जो मुझे मिल रही है? क्या कमी रह गई थी इनके पालन पोषण में? प्रकाश की पत्नी नीतू ने धीरे से कहा, पिताजी, एक बार आप विपिन से बात करके देखिए, हो सकता है मामला संभल जाए। मां ने दरवाजे पर दस्तक दी और बोली, विपिन बेटा, जरा दरवाजा तो खोलो, हमें तुमसे बात करनी है। विपिन गुस्से में दरवाजा खोलकर बोला, क्या है, क्यों गला फाड़ रही हो मां? मां ने शांत स्वर में कहा, बेटा, गला नहीं फाड़ रही, तुम्हारे बाबूजी बुला रहे हैं। विपिन झल्लाते हुए बोला, अरे, इस लड़की को इसके घर अभी के अभी भेज दो। अगर इसी से शादी करनी है तो रीति रिवाज से घर लाओ, इसके मां बाप से बात करके सही दिन तारीख तय कर लो। पिताजी ने हामी भरते हुए कहा, हां बेटा, ऐसा ही करेंगे। विपिन व्यंग्य करते हुए बोला, बस रहने दीजिए यह रीति रिवाज की बातें, यह ना कहें कि आपको दहेज की पड़ी है। मां पिताजी ने तुरंत जवाब दिया, बेटा, हमें इन झगड़ों में नहीं पड़ना। जब भी लड़की वाले मान जाएंगे, हम शादी मंदिर में या समाज के सामने करा देंगे। विपिन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब जो होगा देखा जाएगा। घर में अंधेरा छा गया। माता पिता रात भर चिंता में डूबे रहे। शाम को जब प्रकाश ऑफिस से घर आया तो नीतू ने मोहल्ले वालों से सुनी सारी बातें उसे बताई। यह सुनकर प्रकाश सिर पकड़कर बैठ गया और रोने लगा। नीतू ने कहा, अब रोने से क्या होगा? आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? प्रकाश ने गुस्से में जवाब दिया, तूने उन्हें रोका क्यों नहीं? नीतू ने शांत स्वर में कहा, मैंने बहुत रोका, लेकिन वे बोझ नहीं बनना चाहते थे, यही कहकर चले गए।
प्रकाश ने दुखी होकर कहा, तीन तीन बेटों के होते हुए भी मां बाप दर दर भटक रहे हैं, अब लोग क्या कहेंगे। इधर अनिल भी अपनी पत्नी को घर ले आया। पूरा मोहल्ला इन दोनों भाइयों को हेय दृष्टि से देखने लगा। अनिल और विपिन दोनों मनमर्जी करने लगे। आए दिन पार्टियां होती और मोहल्ले वालों से झगड़े भी होते। एक दिन अनिल के वकील दोस्त ने उसे बताया, क्या तुमने इस घर का दस्तावेज अपने नाम करवाया है। अनिल ने कहा, नहीं यार, ये तो अभी मां बाप के नाम है। वकील दोस्त ने कहा, अगर ऐसा है तो मां बाप चाहे तो इस घर को बेच सकते हैं और तुम दोनों बेघर हो सकते हो। यह सुनकर अनिल घबरा गया और विपिन से बात की। दोनों ने फैसला किया कि मां बाप को घर वापस बुलाना होगा। दोनों ने प्रकाश के पास जाकर कहा, भैया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम मां बाबूजी को घर वापस लाना चाहते हैं। प्रकाश को इन दोनों का इतना जल्दी हृदय परिवर्तन अजीब लगा, लेकिन उसने तय किया कि वह भी मां बाबूजी को मनाने में साथ देगा। प्रकाश ने कहा, ठीक है, कल चलेंगे, लेकिन आज ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग है, अभी नहीं जा सकता। अगली सुबह प्रकाश अपने दोनों भाइयों के साथ माता पिता को मनाने के लिए निकल पड़ा। वह मन ही मन खुश था और सोच रहा था, मां बाबूजी मुझे बहुत मानते हैं, जैसे ही उन्हें देखूंगा उनके पैरों पर गिर जाऊंगा, वे मुझे सीने से लगा लेंगे। फिर मैं उनसे कहूंगा कि घर चलिए, आपका पोता दिन भर दादा दादी करता रहता है, नीतू उसे आपकी फोटो दिखाती है। इतना सुनकर प्रकाश की मां और बाबूजी के चेहरे पर खुशी झलक उठी। प्रकाश ने कहा, मां बाबूजी, हम आप दोनों को बहुत याद करते हैं। नीतू और मुन्ना के बिना घर सुनसान लगता है। मुन्ना हर वक्त आपको याद करता है, अब तो वह थोड़ा थोड़ा चलने भी लगा है। प्रकाश की बात सुनकर मां की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, हम तुम्हें और मुन्ना को बहुत याद करते हैं, लेकिन जो हुआ उसने हमें अंदर से तोड़ दिया। प्रकाश ने मां का हाथ पकड़ते हुए कहा, मां, हमसे गलती हुई। बचपन में भी तो हम गलतियां करते थे, तब आप हमें डांटती थीं, कभी थप्पड़ मारती थीं, लेकिन छोड़कर तो नहीं गईं। आज हमसे गलती हुई तो आप हमें ऐसे अकेला छोड़कर चली गईं। मां ने गहरी सांस भरते हुए कहा, बचपन की बात कुछ और थी बेटा, तब तुम छोटे थे, लेकिन अब बड़े हो गए हो। मां बाप से ऐसा करना सही नहीं था। तुम्हारे बाबूजी की उम्मीदें टूट गईं, उनकी आंखों में आंसू हैं। तभी दरवाजे पर बाबूजी आए। उन्होंने गुस्से में कहा, यहां क्यों आए हो? हमें छोड़कर अब क्या लेने आए हो? हमें पता है तुम्हें उस जमीन के कागजात चाहिए है ना, वकील से सब पता चल गया है। प्रकाश ने तुरंत कहा, बाबूजी, हमें जमीन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आप दोनों चाहिए। आप दोनों के बिना घर अधूरा लगता है, चलिए घर चलिए। विपिन और अनिल भी बोले, बाबूजी, आप जहां रहना चाहें वहां रहिए, लेकिन हमसे दूर मत रहिए। बाबूजी बोले, तुम्हारी बीवियां हमें बोझ नहीं समझेंगी? विपिन और अनिल ने जवाब दिया, बाबूजी, कैसी बातें कर रहे हैं? हमारी पत्नियां आपको ही अपने मां बाप मानती हैं, उनके मायके वाले तो उनसे नाराज हैं, आप दोनों ही उनके लिए सब कुछ हो। प्रकाश ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मां बाबूजी, नीतू ने भी कहा है कि आप दोनों को जरूर लेकर आना, हमें बहुत खुशी होगी। बाबूजी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हम मुन्ना को देखने के लिए तरस गए हैं। प्रकाश ने अनिल से कहा, जाओ गाड़ी बुक कर लाओ, अब से मां बाबूजी हमारे साथ ही रहेंगे। अनिल गाड़ी बुक करने चला गया। सबने साथ बैठकर खाना खाया। मां बाबूजी का सामान पैक करने लगे। उनके चेहरे की मुस्कान देखकर तीनों भाई खुश थे। अनिल और विपिन की मानसिकता में परिवर्तन शायद मां बाबूजी की हालत देखकर आया था, या फिर उनके वकील दोस्त ने उन्हें समझाया होगा। जो भी हो, अब ऐसा लग रहा था कि परिवार फिर से जुड़ रहा है। बंटवारे में जो 2 धुर जमीन का झगड़ा था, पंचों ने पहले ही फैसला किया था कि वह जमीन उसी के नाम होगी जिसके साथ मां बाबूजी रहेंगे। लेकिन अब यह तय हुआ कि वह जमीन तीनों भाइयों में बराबर बांटी जाएगी। मां बाबूजी और बच्चे सभी खुश हो गए। विपिन और अनिल को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। परिवार अब प्रेम और एकता के साथ रहने लगा। प्रिय दर्शकों, यह कथा अभी यही समाप्त नहीं होती है। अब बात करते हैं कि यदि आप बुढ़ापे में चैन से जीना चाहते हैं तो यह 3 बातें औलाद से हमेशा छुपा लेनी चाहिए।
प्रिय दर्शकों, यह जीवन ईश्वर का दिया हुआ वरदान है और हमारा कर्तव्य है कि इसे प्रेम, शांति और बुद्धिमानी से जिएं। जो संतान हमें परमात्मा की कृपा से मिली है वह भी हमारे जीवन का ही एक अंश है। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अगर हम अपने बच्चों के सामने न करें तो हमारा जीवन अधिक सुखमय और संतुलित हो सकता है। पहली बात, अपनी पूरी संपत्ति का हिसाब मत दो। बेटा कितना भी अच्छा हो, लेकिन जब उसे यह पता चल जाता है कि पिता के पास अब देने के लिए कुछ नहीं बचा तो सम्मान में बदलाव आने लगता है। इसलिए अपने पास जो कुछ भी है उसकी पूरी जानकारी औलाद को मत दो। थोड़ा रहस्य बनाए रखो ताकि वे तुम्हारा सम्मान करते रहें और सच्ची परवाह बनाए रखें। दूसरी बात, अपनी असली कमजोरियां मत बताओ। शरीर कमजोर होता है लेकिन मन कमजोर नहीं होना चाहिए। अगर तुम उन्हें बता दोगे कि अब तुम अकेले नहीं रह सकते या तुम्हें उनकी जरूरत है तो वे इसे बोझ समझ सकते हैं। हमेशा आत्मनिर्भर दिखो, चाहे हकीकत कुछ भी हो। तीसरी बात, अपने दुख और शिकायतें कम करो। अगर तुम हर समय तकलीफों और शिकायतों के बारे में ही बात करोगे तो वे धीरे धीरे तुमसे दूर होते चले जाएंगे। औलाद को यह महसूस ना होने दो कि तुम केवल दुखों का पिटारा हो। खुश रहना सीखो ताकि वे भी तुम्हारे पास आना पसंद करें। प्रिय दर्शकों, बुढ़ापा दुख से नहीं बल्कि समझदारी से सुकून भरा बनाया जा सकता है। समय बदलता है पर बुद्धिमान वही है जो समय के साथ अपनी समझ को भी बदल ले। जीवन में रिश्ते प्यार और सम्मान से चलते हैं, लेकिन बुढ़ापे में आत्मनिर्भरता और समझदारी ही असली सुख की कुंजी है। जो व्यक्ति अपनी संपत्ति, अपनी कमजोरियां और अपने दुख संभाल कर रखता है वह बुढ़ापे में भी आदर और चैन से जी सकता है। प्रिय दर्शकों, आपके बच्चों का भविष्य, उनकी खुशी और आत्मविश्वास आपके हाथों में है। आपकी समझदारी, आपका प्रेम और आपकी सही दिशा निर्देश ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकते हैं। यदि आपको यह विचार उपयोगी लगे और आप इसी प्रकार आध्यात्मिक और प्रेरणादायक विचारों को सुनना और अपनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। प्रिय दर्शकों, हमारी आज की कहानी, आज का वीडियो यहाँ समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।